हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए इमाइल दुर्खाइम सोशियोलॉजिकल थिंकर के रूप में एक क्लास आपकी होने जा रही है। ये वो थिंकर है जिसके बिना सोशियोलॉजी इनकम्प्लीट है और जो फाउंडर फादर के नाम से जाने जाते हैं। सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए इस थिंकर को आपको पढ़ना पड़ेगा और हर एक एग्जामिनेशन में जो आपका कंडक्ट कराया जाता है सोशियोलॉजी विषय में, उसमें इसको लेकर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और इसके बिना कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो चलिए आज आपको इमाइल दुर्खाइम के बारे में छोटी से छोटी बातों को डिस्कस करते हैं और जो क्वेश्चन हमारे आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में उनको साथ के साथ मैं आपको यहाँ पे कराता चलूंगा। चलते हैं। थिंकर है आपके इमाइल दुर्खाइम। इनका बर्थ 1858 में हुआ है और डेथ इनकी 1917 में हुई है। आप देखोगे इससे पहले अगस्त कॉम्ट की जब हम बात करते हैं तो अगस्त कॉम्ट को एक फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्यों जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र शब्द को क्रिएट किया है, बनाया है, इसलिए उन्हें फाउंडर फादर के नाम से जानते हैं। बट एकेडमिक रूप में अगर हम देखें, अकादमिक रूप से देखें तो इन्हें हम अकादमिक पिता भी कह सकते हैं सोशियोलॉजी के, क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र को स्थापित करने में, उसका कंटेंट बनाने में, उसको सब चीजें उसकी अकादमिक रूप से डेवलप करने में एक बहुत महत्वपूर्ण योग जो अचीवमेंट दिया है इन्होंने, तो इन्हें अकादमिक पिता के रूप में जाना जाता है। अब इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इनकी पुस्तकों को लेकर के, बुक्स को लेकर के हम डिस्कस करते हैं और बुक्स को लेकर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके जो नेट की परीक्षा होती है उसमें बुक्स को लेकर के असेंडिंग ऑर्डर में सही कालक्रम को चुनने के लिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जो हमारे टाइम पीरियड के हिसाब से जो बुक पब्लिश हुई हैं, आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। जो बुक्स हैं उनको सही सीक्वेंस में लगाने के लिए क्वेश्चन आपके आते हैं। पहली बुक है इनकी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। आप देखोगे बेटा आपको टॉपिक इन्हीं बुक से कॉन्सेप्ट आपके मिलने जा रहे हैं। जैसे आपका इनका कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर इनका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इमाइल दुर्खाइम का। तो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इनकी बुक है आपकी 1893 की। नेक्स्ट बुक है इनकी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पूछी जाती है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं कि जो फंक्शनल पर्सपेक्टिव है वो इमाइल दुर्खाइम ने कौन सी बुक में दिया। तो यही बुक है जिसमें फंक्शनल पर्सपेक्टिव की स्टार्टिंग की है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895। ठीक है। प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन इस बुक में किया है। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड बुक जो है इसमें इन्होंने किया है फंक्शनल अप्रोच को इंट्रोड्यूस कराया है। एक एग्जामिनेशन हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था फंक्शनल अप्रोच इमाइल दुर्खाइम ने कौन सी बुक में इंट्रोड्यूस कराई है। तो ये आपको माइन्यूटली समझ लेना है कि रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें इन्होंने समाज की व्यवस्था के बारे में डिस्कशन किया है और फंक्शनल थ्योरी को यहाँ इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। थर्ड बुक है इनकी द सुसाइड। सुसाइड एक इंपॉर्टेंट बुक है इनकी और इन्होंने देखोगे तो इसमें तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हुए पूरे विश्व के जो बारे में सुसाइड का जो कॉन्सेप्ट था उसको इलेबोरेट किया है और 11 देशों के डेटा लेकर के कंपैरेटिव स्टडी की है। यहाँ से इन पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसमें इन्होंने कौन सी विधि का प्रयोग किया है, मेथड कौन सा अडेप्ट किया है। तो आप देखोगे इन्होंने तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है, तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है। आने वाली क्लास में आपको ये बताया जाएगा कि किन किन चरों के बीच में इन्होंने क्या डिफ्रेंसिएशन दिया है, कैसे कंपेरिजन किया है। गर्मियों में सुसाइड ज्यादा होती है इन कंपेरिजन देन विंटर, मेल और फीमेल के बीच में, रूरल अर्बन के बीच में, रिलीजन्स के बीच में कंपेरिजन किया है। तो सबसे पहले इमाइल दुर्खाइम ने तुलनात्मक विधि का प्रयोग करके सुसाइड में डेटा कलेक्ट किए हैं और उनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है और तब ये बताया है कि सुसाइड की रेट जो है पर ईयर इक्वल रहती है और सुसाइड अपने आप में क्या है, पैथोलॉजिकल नहीं है, बट रेज ऑफ सुसाइड रेट इज ए पैथोलॉजिकल फिनोमिनन। ये बताते हैं इमाइल दुर्खाइम अपनी थर्ड बुक जो है इनकी द सुसाइड में। पब्लिकेशन ईयर है 1897। नेक्स्ट है आपका द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था इनकी बुक से ही आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। रिलीजियस लाइफ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका टोटमिज्म। टोटम को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है तो टोटम का जिक्र इसी में किया है। टोटम क्या है, एलिमेंट्री फॉर्म है रिलीजियस की। आप देखोगे टोटम एक पवित्र चिन्ह गण वस्तु होती थी जिसे आदिवासी जो लोग हैं उसे पूजते हैं और उनसे अपनी उत्पत्ति होने की कल्पना करते हैं। तो ये बुक आपकी इंपॉर्टेंट है, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। नेक्स्ट है आपकी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन 1922 की है। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपको एक कोड बनाना है DRSC। ये सही सीक्वेंस रहेगा आपका
बुक्स के सही कालक्रम के लिए ये शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए। बुक कभी ऐसे इतना माइन्यूटली आप याद नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं हो सकती, तो DRSC से आप इस कोड से लेकर के बुक सही ऑप्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन में। 1893, 93, 95, 97 एंड इस तरीके से आपको बुक याद रखनी है बेटा। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड एंड देन सुसाइड एंड देन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये आपके लिए बहुत अच्छा एक फॉर्मूला बन जाता है जिसमें कि आपकी बुक को सही कालक्रम में लगाने के लिए आप यहाँ से अच्छे तरीके से इसे कर सकते हो। तो बेटा इस तरीके से आपकी बुक पूरी अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाएंगी। इसके बाद आपके आते हैं नेक्स्ट, उसमें बढ़ते हैं बेटा, आपके आते हैं बुक्स के बाद कॉन्सेप्ट। मैंने बताया आपको अगर आप इमाइल दुर्कheim की बुक्स को माइन्यूटली स्टडी करते हैं तो वहां से आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होता है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनका सोशल फैक्ट को लेकर के। सामाजिक तथ्य की संकल्पना इमाइल दुर्कheim ने 91 में दी है। इनका एक ऐसे होता था, ऐसे के नाम से जो मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो, मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो में सबसे पहले इन्होंने सोशल फैक्ट के बारे में बताया था। सोशल फैक्ट क्या होते हैं? सामाजिक तथ्य, विचारने के, व्यवहार करने के पैटर्न्स होते हैं जो सोसाइटी में लोगों के द्वारा एडेप्ट यूज किए जाते हैं, उनको सोशल फैक्ट कहते हैं। कि कैसे कोई व्यक्ति सोचता है, और आप देखोगे कि इमाइल दुर्कheim का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सोसाइटी को प्रायोरिटी पे रखा गया और सोसाइटी गवर्न करती है किसको? व्यक्ति को। और यहाँ पे देखोगे कि सोसाइटी को महामंडवित समाज की भी बात की है और इन्होंने उन चीजों को यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो सोशल फैक्ट एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आगे और एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना। सामूहिक चेतना की बात करेंगे तो दो प्रकार की यहाँ चेतना की बात की है इन्होंने। नेक्स्ट है आपका सामूहिक प्रतिनिधान, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी की एक जो ग्रुप की फीलिंग है उनको किसी सिंबल के थ्रू जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। चाहे वो नेशनल एंथम हो या आपका कोई ट्रेडिशनल हो या कोई ऐसी जो गन चिन्ह है जो सोसाइटी की चीजों को रिप्रेजेंट करता है तो वो आपका कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होगा। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने सबसे पहले श्रम विभाजन की बात की है। अगर हम आउट ऑफ सोशियोलॉजी जाकर के बात करेंगे, सबसे पहले श्रम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ फाउंडर फादर रहे आपके इकोनॉमिक्स के और इन्होंने सबसे पहले DOL की बात की है। बट सोशियोलॉजी में सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं इमाइल दुर्कheim, और इन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट लिया है वो एडम स्मिथ से लिया है जो इकोनॉमिक्स से आते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका सुसाइड, ये भी आपका टॉपिक है। जैसे अभी बुक्स की बात की गई थी, बुक्स में जो चीजें दी हैं पर ईयर जो हमने यहाँ पे डिवाइड किया था उन्हें, उसके बाद टॉपिक के में आपको सुसाइड पढ़ाया जाएगा। इसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ सुसाइड। सुसाइड की रेट के बारे में इन्होंने 11 कंट्री के डेटा लेकर के कॉम्पेरेटिव मेथड को यूज करने के बाद थ्योरी बिल्डअप की है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत, सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन। और नेक्स्ट है बेटा समाजशास्त्र या समूहवाद, ठीक है, कलेक्टिविज्म की यहाँ पे बात की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके इमाइल दुर्कheim के इसमें क्लियर किए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, टॉपिक आता है सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, दुर्कheim फर्स्ट कंसेप्चुअलाइज सोशल फैक्ट इन हिज बुक। कौन सी बुक में सबसे पहले सोशल फैक्ट के बारे में बात की गई है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में बात की गई है। अकॉर्डिंग टू हुम सोसाइटी इज ए रियलिटी विच इज सुई जेनरिक। सुई जेनरिक का मतलब यहाँ ऑटो मोड में सोसाइटी होती है, यानी कि सोसाइटी अपनी चीजों को खुद क्रिएट यहाँ पे करती है। तो ये सोशल फैक्ट के बारे में यहाँ बात की है। सोशल फैक्ट का डिस्कशन रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में इमाइल दुर्कheim के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ए सोशल फैक्ट इज एन ऑब्जेक्ट that has create properties that can be observed externally। जब हम बात करते हैं तो इसकी 4 विशेषताएं हम मोटे तौर पे हम बता सकते हैं। ECGI सोशल फैक्ट की ये 4 विशेषताएं हैं, एक्सटीरियरिटी, कांस्टेंट, जनरलिटी और इंडिपेंडेंट। सामाजिक तथ्यों की ये विशेषताएं हैं, बाह्य होते हैं, व्यक्ति के ह्यूमन बॉडी से बाहर होते हैं, एक पर्टिकुलर व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं, स्वतंत्र होते हैं और सामान्य होते हैं। हर समाज में सोशल फैक्ट पाए जाते हैं और सोशल फैक्ट चेंजेबल भी होते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, सोशल फैक्ट आर सच थिंग विच कैन बी नोन ओनली थ्रू द एक्सपीरियंस। सोशल फैक्ट इज समथिंग दैट कैन नोन ओनली ऑब्जर्विंग इट एक्सटर्नली।
सोशल फैक्ट इज नॉट स्टैटिक कॉन्सेप्ट बट इट डायनेमिक कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना बेटा, सोसाइटी में सोशल फैक्ट चेंज होने के लिए काफी समय लगता है, और फैक्ट को हम यहाँ दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे कि किसी भी व्यक्ति की अप्रोच में चेंज होना सोशल फैक्ट में चेंज होना, और ये सोशल स्ट्रक्चर में चेंज होने के बाद सोशल फैक्ट में चेंज होता है। यानी कि हम एक तरीके से, सिंपल तरीके से ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के सोचने विचारने के तरीकों को हम सोशल फैक्ट बोल सकते हैं। तो किसी भी सोशल फैक्ट की जो एज है वो व्यक्ति की एज से ज्यादा होती है। नेक्स्ट में चलते हैं बेटा। दुर्खाइम चेतना विचार को दो भागों में विभाजित करते हैं, जैसे कि आपका टॉपिक आया था कॉन्शियसनेस। तो दो टाइप की इन्होंने कॉन्शियसनेस बताई है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जब हम बात करते हैं इमानुएल दुर्खाइम की, तो हम ये देखते हैं कि इनकी थ्योरी जो है वो सोशियोलॉजी को एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, सोशियोलॉजी विषय के बारे में एक फाउंडेशन देती है, और इसी के बिहाफ पर आगे चल करके थिंकर इसी थ्योरी को और मॉडिफाइड करते चले जाते हैं, और अलग अलग थिंकर को हम उन्हीं तरीके से रीड आउट करते चले जाते हैं, इनके कॉन्सेप्ट इलेबोरेट होते चले जाते हैं। तो कॉन्शियसनेस की बात करेंगे, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जोड़ देते हैं इमानुएल दुर्खाइम। सोसाइटी की बात जब हम करते हैं तो सोसाइटी को प्रायोरिटी पे रखते हैं और व्यक्ति को प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं, और सोसाइटी के द्वारा व्यक्ति को गवर्न करने की बात करते हैं। और यहाँ पे जब आप सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो सोसाइटी की जो टेंडेंसी है उसकी बात की गई है, तो वो रिजल्ट है कि सोसाइटी के साथ व्यक्ति जब कोऑपरेट नहीं कर पाता, साथ साथ नहीं चल पाता, तो उसका जो रिजल्ट है वो सोसाइटी के रूप में आपका आता है। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें सामूहिक चेतना में यहाँ पॉलिटिक्स, ट्रेडिशन, कस्टम एंड रिलीजन, लॉ आदि ये आपके सामूहिक चेतना के टाइप यहाँ पे हमने दिए हैं। नेक्स्ट देखोगे, दुर्खाइम रेफर टू द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना एंड सोशल फैक्ट इन द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। बेटा यहाँ पे परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेट जीआरएफ की परीक्षा में कि सोशल फैक्ट कौन सी बुक में दिया गया था। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया, एक लेख 1891 में मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो के नाम से आता है, उसमें सबसे पहले जिक्र किया गया है, बट डिस्कशन डिटेल रूप में आपका रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में किया गया है किसी चीज का, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड सोशल फैक्ट। और ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बताया था कि जब फंक्शनल पर्सपेक्टिव है वो भी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में ही डिस्कशन किया गया है। आत्महत्या सामाजिक तथ्य नहीं है, जबकि आत्महत्या की दर सामाजिक तथ्य है। जब हम बात करते हैं सुसाइड की, तो सुसाइड क्या है, यहाँ व्यक्तिगत फिनोमिनन नहीं है। सुसाइड जो है वो क्रिएट किया गया है, एक इवेंट जो व्यक्ति के सामने, वो सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। और आप देखोगे कि यहाँ पे हम जब बात करते हैं फ्रायड की, तो फ्रायड इसे मनोवैज्ञानिक मानते हैं, मनोवैज्ञानिक मानते हैं, जबकि इमानुएल दुर्खाइम इसे सामाजिक घटना के रूप में मानते हैं। ये कहते हैं कि सुसाइड एक सामाजिक घटना है, ये इनमें अंतर है। साइकोलॉजी को ये कहीं कंसीडर नहीं करते, और सोसाइटी की जब बात करते हैं तो सामाजिक सोशल फिनोमिनन से इसे कोरिलेट करते हैं। ठीक है, सुसाइड इज नॉट ए सोशल फैक्ट वेयर एज सुसाइड रेट इज ए सोशल फैक्ट। जब नॉर्मल और पैथोलॉजिकल फैक्ट की बात आएगी तो इंक्रीजिंग नंबर इन सुसाइड रेट इज ए पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट में। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की बात आई है। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में सोसाइटी के लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जो कोई सिंबल है वो सोसाइटी की फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, उसको कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के तौर पे यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन किया है। जनता की भावना के प्रतीक, धार्मिक पुस्तकें हमारे धार्मिक जीवन के प्रतीक होते हैं, इन्हीं को दुर्खाइम ने सामूहिक प्रतिनिधान की बात की है। कलेक्टिव सेंटिमेंट्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको ही कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन बोला गया है। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन इज बोर्न फ्रॉम द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अभी दो कॉन्शियसनेस का जिक्र किया है हमने, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी फीलिंग। इट इज द consciousness of consciousness that is why it is not influenced by individual consciousness. Only extraordinary person can oppose it. आप ध्यान रखना बेटा कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का अपोज करने की क्षमता सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन में होती है। जब आप सोशल मूवमेंट की बात करोगे, राजा राम मोहन राय की बात करेंगे, सोशल रिफॉर्म की बात करेंगे, जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात करते हैं, तो यहाँ से ये पॉइंट्स आपका सही बैठता है। कुछ इंटेलेक्चुअल लोग ही जो सोसाइटी में ट्रेडिशनल पॉइंट चल रहे हैं उनको बदलने की बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन आर नॉट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और पब्लिक ओपिनियन बट दे आर सिंबल्स।
सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, ये आपकी कोटेशन है, बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है। समाजशास्त्र क्या है? साइंस है किसका? कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का। ये इमाइल दुर्कहाइम का फेमस कोट है जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। आपका जब बात करते हैं कि इमाइल दुर्कहाइम ने सोसाइटी को दो कैटेगरी में यहाँ डिवाइड किया है, सिंपल सोसाइटी एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, तो यहाँ पे आपके बहुत से कॉन्सेप्ट आते हैं जिसमें कि चीजें आई करेंगे और ऑर्गेनिक सोसाइटी की बात करेंगे। मैकेनिकल सोसाइटी सरल समाज को रिप्रेजेंट करती है बेटा, इसमें ट्राइबल सोसाइटी भी आ सकती है। ऑर्गेनिक सोसाइटी आपकी इंडस्ट्रियल, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। प्रिमिटिव एंड सिंपल सोसाइटी जो अभी जिक्र किया है हमने, यहाँ पे देखोगे सिविलाइज्ड और इंडस्ट्रियल और मॉडर्न सोसाइटी, यूनिफॉर्मिटी और होमोजेनिटी। यहाँ पे इस सोसाइटी में आपको समरूपता देखने को मिलेगी, इसमें आपको हेट्रोजेनिटी देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इंपोर्टेंस द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। आप देखोगे कि जब प्रिमिटिव सोसाइटी की हम बात करते हैं तो प्रिमिटिव सोसाइटी में व्यक्ति सोसाइटी के लिए जीवन यापन करता है। जब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करेंगे तो इंडिविजुअलिज्म हावी होता है व्यक्ति की लाइफ में और व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है। देखोगे ये कॉन्सेप्ट, ये थॉट, ये जो कॉन्शियसनेस बिल्डअप होती है, तो सोशल स्ट्रक्चर गवर्न द कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। पब्लिक ओपिनियन, रिलीजन, ट्रेडिशन एंड किंग आर इंपोर्टेंट। आप देखोगे यहाँ पे व्यक्ति से ज्यादा सोसाइटी की जो चीजें हैं वो इंपोर्टेंट है। और अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक सोसाइटी की तो यहाँ इंपोर्टेंट क्या है? पब्लिक ओपिनियन, रिलीजन, ट्रेडिशन इंपोर्टेंट नहीं है, इनकी जो इंपोर्टेंस है वो घट जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। ए क्राइम कमिटेड बाय इंडिविजुअल इज ए क्राइम अगेंस्ट द ग्रुप। आप देखोगे जब क्राइम की घटना होती है, क्राइम पे भी बात करते हैं इमाइल दुर्कहाइम, यहाँ पे क्या है कि क्षतिपूरक और दमनकारी दो आपके, एक क्वेश्चन आपका बनता है कि सिंपल सोसाइटी में किस प्रकार का कानून लागू होता है? तो दमनकारी कानून है। और अगर ऑर्गेनिक सोसाइटी में देखोगे तो यहाँ क्षतिपूरक है। दो कानून की बात इन्होंने की है। और आपसे यहाँ मैकेनिकल ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी भी पूछी जाती है, लॉ के बारे में भी बात की है, रिप्रेसिव लॉ की बात की है और ये कानून की भी बात की है, दमन की बात की है। ये आपके नेक्स्ट पॉइंट यही है, रिप्रेसिव लॉ एंड रेस्ट्रिक्टिव लॉ, इनकी बात की है। नेक्स्ट देखोगे, यूनिटी इन सोसाइटी इज एस्टेब्लिश थ्रू द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। सिंपल सोसाइटी में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है, जबकि एक्सट्रीम डिवीजन ऑफ लेबर मैकेनिकल सोसाइटी में, आपकी ऑर्गेनिक सोसाइटी में एक्सट्रीम डिवीजन ऑफ लेबर आ जाता है और क्या होता है? स्पेशलाइजेशन हो जाता है, वर्क का स्पेशलाइजेशन हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिटी ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ये क्लासिफिकेशन आपका सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है, सिंपल सोसाइटी और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम मैकेनिकल सोसाइटी, ऑर्गेनिक सोसाइटी की बात की है, दोनों में किस तरीके से कंपैरिजन होता है। अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्कहाइम आप देखोगे जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, जो आपकी प्रिमिटिव सोसाइटी है, उसमें क्या सोशल स्ट्रक्चर है, वहाँ इंडिविजुअल का कोई महत्व नहीं है। जबकि आप ऑर्गेनिक सोसाइटी में देखोगे तो यहाँ पे ग्रुप, कम्युनिटी या सोसाइटी का जो इंपॉर्टेंस है वो रिड्यूस हो जाती है और किस टाइप के लॉ यहाँ पे आप यहाँ एप्लीकेबल होंगे और लोगों का ओपिनियन किस तरीके से डेवलप होता है, तो इनको कंपैरिजन करने में ये आपके हेल्पफुल है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। दुर्कहाइम का सुसाइड, बहुत क्वेश्चन इससे आपके बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कंपैरेटिव मेथड को लेकर के आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सोशियोलॉजी सब्जेक्ट कंपैरेटिव मेथड यूज बाय इमाइल दुर्कहाइम। आप देखोगे मैक्स वेबर इसी थ्योरी को अडेप्ट करता है और हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड हो जाता है। हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड यूज बाय मैक्स वेबर, इसमें वो दो जो रिलीजन्स का कंपैरेटिव स्टडी करता है उनकी बात करते हैं। द थ्योरी ऑफ सुसाइड वाज प्रेजेंटेड आफ्टर द स्टडिंग 11 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बुक है इनकी द सुसाइड। यूरोप के 11 कंट्री के डेटा इन्होंने कलेक्ट किए, कंपैरेटिव मेथड यूज किया है, सुसाइड में 11 कंट्री के मास डेटा यूज किए हैं और उसके बाद इन्होंने ये बुक लिखी है। आत्महत्या को सामाजिक तथ्य या घटना मानते हैं। सुसाइड इज कंसीडर एज ए सोशल फैक्ट। सुसाइड इज नॉट ए इंडिविजुअल सेंटर्ड
इट इज रिलेटेड टू कलेक्टिव लाइफ ऑफ सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्कहाइम। अगर इमाइल दुर्कहाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सोसाइटी में अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कमिट करता है तो वो इंडिविजुअल का अपराध नहीं है, वो सोसाइटी के द्वारा किलिंग की गई है, ये हम कह सकते हैं। सुसाइड इज नॉट ए इंडिविजुअल इंसिडेंट, इट इज ए द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल कॉज्ड बाय द सोसाइटी, द किलर इज सोसाइटी नॉट द इंडिविजुअल। नेक्स्ट देखोगे, आत्महत्या की दर प्रत्येक वर्ष लगभग एक सी रहती है। जब हम सोसाइटी में स्टडी करते हैं, डेली अखबारों में खबरों के माध्यम से पता चलता है, बट आप देखोगे सडनली किसी आत्महत्या की दर में रेज हो जाना, ये पैथोलॉजिकल फैक्ट कहलाएगा। जनरली सुसाइड रेट लगभग इक्वल रहता है अगर पूरे ईयर का डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो। नेक्स्ट चलेंगे बेटा, टाइप ऑफ सुसाइड से क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं। अब तुलनात्मक विधि की बात की है, कौन कौन से वेरिएबल लिए थे इमाइल दुर्कहाइम ने, उसमें से कुछ का जिक्र हम यहाँ पे करते हैं। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक आत्महत्याएं होती हैं। देखोगे मौसम का भी आपके ले लिया इन्होंने। नेक्स्ट देखोगे, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। कम आयु वाले की अपेक्षा अधिक आयु वाले व्यक्ति यदि अधिक आत्महत्या करते हैं। कैथोलिक धर्म के मानने वालों की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग अधिक आत्महत्याएं करते हैं। नेक्स्ट है अविवाहित और विवाहित। विवाह विच्छेद द्वारा पृथक विधवा और विधुर लोगों में विवाहितों की अपेक्षा आत्महत्या की दर अधिक देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर डीपली आपने इमाइल दुर्कहाइम को पढ़ा तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेटा, और ये क्वेश्चन आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इसमें दुर्कहाइम ने आत्महत्या के 4 प्रकार का जिक्र किया है। आप देखोगे यहाँ से क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलने के साथ साथ आपका क्वेश्चन ऑप्शन बदल जाते हैं। आप अगर डीपली देखोगे तो इमाइल दुर्कहाइम ने 3 प्रकार की आत्महत्याओं का जिक्र किया है, बट जो लास्ट वाली 4th नंबर पे भाग्यवादी आत्महत्या है उसका जिक्र उन्होंने पेयर बनाने के लिए किया है। तो ये क्वेश्चन आपका अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज चेंज हो जाएगा कि 3 प्रकार की है या 4 प्रकार की है, बट हमने यहाँ 4 प्रकार की आत्महत्या का जिक्र किया है और उनको एक्सप्लेन किया है। अहमवादी आत्महत्या, ध्यान रखना आपको विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलता है कि एक आपको इवेंट दे दिया जाएगा और उस इवेंट में पूछ लिया जाएगा कि अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्कहाइम ये किस प्रकार की सुसाइड कहलाएगी। ठीक है बेटा। अहमवादी व्यक्ति स्वाभिमानी बहुत होता है, वह समाज से ऊपर अपने आप को मानता है, ये इगोइस्टिक पर्सन है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति सुसाइड कमिट करता है तो इगोइस्टिक सुसाइड बोली जाएगी। वो स्वयं के अहम के प्रबल होने के कारण यह व्यक्ति समाज के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकता और वो सुसाइड कमिट करता है, तो इस प्रकार की आत्महत्या आपकी इगोइस्टिक सुसाइड कहलाती है बेटा। परिणाम स्वरूप इस व्यक्ति का जीवन उपेक्षित, एकाकी और तिरस्कृत हो जाता है। इसके बीच दिया है व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना के बीच खाई चौड़ा होना अहमवादी आत्महत्या का कारण है। अहमवादी आत्महत्या स्वार्थपरक आत्महत्या भी कहते हैं। और इसमें देखोगे अलग अलग टाइम पे आपसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसमें सती प्रथा की भी बात की गई है, जो किसानों के द्वारा आत्महत्या की गई है। आप देखोगे भारतीय सामाजिक संरचना की अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे एक सुसाइड कमिट फार्मर में बहुत देखने को मिला है आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन और लैंड रिफॉर्म के बाद, क्योंकि खेती में आप किसान जब पैसा लगा देता है वो रिटर्न नहीं होता है तो वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं। इस पे आप सोशियोलॉजिकल थिंकर जो हैं वो बड़े अपने विचारों को यहाँ पे देते हैं। तो इमाइल दुर्कहाइम के अकॉर्डिंग ये कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। परार्थवादी आत्महत्या, यहाँ पे आप देखोगे सिंपल फॉर्म में आप देखोगे कोई सती प्रथा का अगर हम जिक्र करते हैं, सती प्रथा जो कमिट की जाती थी उस सती प्रथा के पीछे एक रिलीजियस कोट ये दिया जाता था कि अगर कोई विमेन जो सती होगी उसकी पिछली जो 7 पुश्तें हैं, 7 पीढ़ी जो हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तब ये सुसाइड कमिट की जाती थी। तो देखोगे ये आपका सती प्रथा जो है ये परार्थवादी आत्महत्या में आपकी आ जाएगा। व्यक्ति और समाज के बीच अत्यधिक लगाव का परिणाम है। देखोगे वहां पिछले जो इगोइस्टिक सुसाइड में हमने दिया है कि गैप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, क्या है रिजल्ट, इगोइस्टिक सुसाइड। परार्थवादी आत्महत्या में ठीक है, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में क्या है कि इंटीमेट होना व्यक्ति का सोसाइटी के साथ तब सुसाइड कमिट करना, ये आपका अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड बोला जाता है। परार्थवादी आत्महत्या कई बार सुखपरक आत्महत्या भी कहते हैं। अहमवादी आत्महत्या आदि असभ्य और समाजों में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो नेग्लेक्ट हो जाता है इन कंपेरिजन एंड
सोसाइटी, सोसाइटी प्रायोरिटी पे और सोसाइटी के हित प्रायोरिटी पे हैं, तो यहाँ व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सोसाइटी में, प्रिमिटिव सोसाइटी में इगोइस्टिक सोसाइटी नहीं देखने को मिलती हैं, बट एज वेल एज इंडस्ट्रियल सोसाइटी ग्रो होती है तो इगोइस्टिक सोसाइटी रैपिडली इंक्रीज होती है। नेक्स्ट थर्ड में है आपका एनोमिक। एनोमिक सोसाइटी में जिक्र किया है यहाँ पे फसल नष्ट होने पर किसानों के द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, एनोमिक। एनोमिक से आप देखोगे कार्ल मार्क्स का एक टॉपिक है एलिनेशन। दिस इज द चेंजिंग फॉर्म ऑफ द एनोमिक स्टेज। एनोमिक का मतलब कि वो सोसाइटी से अलगाव फील कर रहा है व्यक्ति यहाँ, तो ये एनोमिक सोसाइटी हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इवेंट दिया गया है, तो किस प्रकार की आत्महत्या होगी ये आपको बताना है। फैक्ट्री बंद होने पर मजदूरों के द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, परीक्षा में असफल होने पर विद्यार्थी के द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, इस प्रकार की आत्महत्या होगी। समाज में भीषण दहेज प्रथा के देखते हुए गरीब पिता के द्वारा लड़की का जो पिता है अगर वो सुसाइड कमिट करता है तो वो आपकी एनोमिक कहलाएगी। पैटर्न सोसाइटी का जो है उसके साथ अगर व्यक्ति नहीं चल पा रहा है और वो सोसाइटी से अपने आप को अलग महसूस कर रहा है तो वो एनोमिक सोसाइटी में आता है। नेक्स्ट फोर्थ की जब हम बात करते हैं, जिसका मैंने जिक्र किया था आपको जब हम सोसाइटी का जिक्र कर रहे थे, बेसिकली इमानुएल दुर्खाइम के द्वारा 3 प्रकार की सोसाइटी जो अब से पहले आपने पढ़ी है उनका जिक्र किया गया है, बट ये 4th प्रकार की सोसाइटी का जिक्र उनका पेयर बनाने के लिए किया गया है, भाग्यवादी आत्महत्या। दुर्खाइम ने 1913 में समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर के रूप में समाजशास्त्र की बात की है। भाग्यवादी आत्महत्या जब आप देखोगे कि कोई, जैसे जैन धर्म में एक ट्रेडिशन आपको देखने को मिलता है संथारा। संथारा के प्रोसीजर ये है कि कोई भी व्यक्ति जैन धर्म का जो बिलोंग है कर रहा है वो एक रूम में अपने आप को बंद कर लेता है और बिना अन्न जल रिसीव किए, इनटेक किए और वो प्राण को त्याग देता है, तो इस संथारा इसमें आपकी आ जाएगी भाग्यवादी में। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताए थे, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जा रहे हैं और आपने इमानुएल दुर्खाइम नहीं पढ़ा तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके मिस होने जा रहे हैं। वहां पे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है इस टॉपिक से। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और हर एग्जाम में, हर परीक्षा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये फाउंडर फादर हैं सोशियोलॉजी के। सबसे पहले प्रोफेसर के रूप में थे ये, डॉक्टरेट सबसे पहले इन्होंने किया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विषय पे इमानुएल दुर्खाइम का पीएचडी का वर्क है, तो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इज द पीएचडी वर्क ऑफ इमानुएल दुर्खाइम। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर, प्रथम अकादमिक समाजशास्त्री इमानुएल दुर्खाइम है। पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है इन्होंने। यहाँ बेटा अगर आप देखोगे इसका ही डिलिमिट करना है आपको, कंपैरेटिव मेथड यूज्ड बाय इमानुएल दुर्खाइम इन स्टडी, जो जिक्र किया है उन्होंने सोसाइटी बुक में। हिस्टोरिकल तुलनात्मक, हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड मैक्स वेबर के द्वारा यूज किया है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमानुएल दुर्खाइम ने ये कॉन्सेप्ट किन से बोरो किया है, तो ये किया है आपका एडम स्मिथ से। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता, सामाजिक एकीकरण आता है। फंक्शनल पर्सपेक्टिव का जिक्र करने वाले भी इमानुएल दुर्खाइम में, कौन सी बुक में, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में इन्होंने उसका भी जिक्र किया है। प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता से सामाजिक एकीकरण आता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता के अतिरिक्त समूह के सदस्यों के बीच वास्तविक अंतःक्रिया होना भी अति आवश्यक है। ओनली हम ये नहीं कह सकते कि ये ही जिम्मेदार है, फंक्शनल पर्सपेक्टिव से ही इंटरेक्शन बढ़ेगा, नहीं, इसके अलग भी और भी गतिविधियां होना जरूरी है। दुर्खाइम के लिए नैतिक घनत्व, मोरल डेनेसिटी की बात की है। मोरल डेनेसिटी का मतलब है व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया का बढ़ना। एज वेल एज मोरल डेनेसिटी इंक्रीज द सुसाइड रेट ऑल्सो इंक्रीज। ये इमानुएल दुर्खाइम का एक कॉन्सेप्ट है जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं मोरल डेनेसिटी को लेकर के। आप देखोगे पॉपुलेशन डेनेसिटी की जब हम बात करते हैं, जहां पॉपुलेशन डेनेसिटी अधिक होगा वहां मोरल डेनेसिटी भी ज्यादा होगा। तो ये मोरल डेनेसिटी को आपको किससे जोड़ता है, सुसाइड रेट से। और अगर आप बात करेंगे तो रूरल अर्बन के बीच में कंपैरिजन करने से हमें ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, धर्म के समाजशास्त्र के जनक जाने जाते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के रूप में जाने जाते हैं। आप इससे के आगे आप थिंकर मैक्स वेबर को पढ़ोगे तो मैक्स वेबर भी रिलीजन की बात करता है, बट वो रिलीजन को इकोनॉमी से जोड़ता है। और यहाँ रिलीजन की हम बात करते हैं तो रिलीजन की एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ बुक में
टोटम का जिक्र करता है और आदिवासी जो मात्र वंशीय जो जनजाति है उसकी बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो सबसे पुरानी जनजाति है उस पर स्टडी किया है और टोटम की बात की है। और टोटम क्या है, एक गणचिन्ह है जिसको कोई ट्राइब पवित्र मानती है और उसकी पूजा करती है। फंक्शनलिज्म की बात की है, फंक्शनलिज्म संदर्भ के प्रणेता हैं, फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव है। टोटम विशुद्ध रूप से अव्यक्तिक माना जाता है, ये बात की है इन्होंने। टोटम को उद्विकासीय चिंतक भी समझा जाता है, दुर्खिम को उद्विकासीय चिंतक भी माना जाता है, इवोल्यूशनरी थिंकर भी माना जाता है। अगर अगस्टकॉम्ट की हम बात करेंगे तो अगस्टकॉम्ट ने रेखीय उद्विकासीय सिद्धांत दिया है। हर्बर्ट स्पेंसर की फोकस करते हैं तो हर्बर्ट स्पेंसर फाउंडर फादर हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी के, इसमें सोशियोलॉजी में। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं जो बार बार आपके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा, सोशल फैक्ट मस्ट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल फैक्ट ओनली। दुर्खाइम इस चीज को कहते हैं। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या कारण पूर्व घटित कारनामों में खोजा जाना चाहिए, ये दुर्खाइम कहते हैं। क्या ज्ञान के समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, ये इंपॉर्टेंट है। अपराध एक सामान्य और अनिवार्य फैक्ट, हर समाज के लिए अपराध एक सामान्य घटना है। बेटा अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई है, इसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसने कहा कि समाज के लिए अपराध एक सामान्य घटना है, तो इमानुएल दुर्खाइम का कॉन्सेप्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके रेज होते हैं। अगर कोई कंपटीशन में जा रहा है बच्चा और इस क्लास को देख करके जाएगा तो मैं ये मानता हूँ एक आध क्वेश्चन तो उसे यहाँ पे इन पॉइंट से मिल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वर्ग का समाजशास्त्र एक महामंडलित समाज है, दुर्खिम बोलते हैं इसे। दुर्खाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो सोसाइटी को प्रायोरिटी पे रखता है, व्यक्ति की जो नीड है व्यक्ति को नेग्लेक्ट करता है और ये कहता है कि सोसाइटी गवर्न टू द इंडिविजुअल। नेक्स्ट देखो बेटा, समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है दुर्खाइम ने। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हर एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। प्रकार्यात्मक आत्मनिर्भरता से सामाजिक एकीकरण आता है, तो हम ये पॉइंट्स आपके हो गए बेटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको डिस्कशन किए गए हैं। और इसमें अगर देखोगे तो टोटम की अगर हम बात करें, टोटम क्या है, आपका एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ की बात करेंगे तो उसमें बुक में ये दिया गया है कि टोटम एक एलिमेंट्री स्टेज है रिलीजन की और बाद में आपका रिलीजन डेवलप होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके इमानुएल दुर्खाइम कॉन्सेप्ट को लेकर के। और इमानुएल दुर्खाइम आपके फाउंडर फादर कहे जाते हैं, अकादमिक पिता कहे जाते हैं। सोशियोलॉजी को डेवलप करने में फाउंडर फादर के तौर पे इन्होंने भूमिका निभाई है। और आप देखोगे सोशियोलॉजी को एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्लास में आपका मैक्स वेबर थिंकर होगा और मैक्स वेबर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इसी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।